हेलो फ्रेंड्स, एडवर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो दरोगा का हम लोग सेट बना रहे थे, तो फर्स्ट सेट मैंने अपलोड कर दिया है और क्षमा चाहता हूं, सेकंड सेट में काफी लेट हो गया, लेकिन अब से रेगुलर रहेगा। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पिछले सेट में मैंने 50 क्वेश्चन करवाया हुआ था और इसमें बहुत सारा एक्सप्लेनेशन में बहुत सारा फैक्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इसको प्रॉपर सेट का रिवीजन करते रहे और जितने भी फैक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ऐसे फैक्ट मिले हैं जो दरोगा में क्वेश्चन है। प्रत्येक फैक्ट से लगभग 15 सेट में लगभग 15,000 फैक्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये है आपको बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। अब बैकाल झील के बारे में देखते हैं कि कहाँ है। तो ये क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल झील है। यह रूस के साइबेरिया के गैलापागोस, कहां पे? तो गैलापागोस वान क्षेत्र में स्थित है। कहां पे है ये? तो रसिया में है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और किसका? खारे पानी का। तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो यह है बैकाल झील। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। आपको एक बताना है ये कि कैस्पियन सागर जो है कितने देश के साथ सीमा टच करता है कैस्पियन सागर का, ये आपको कमेंट में आंसर देना है। और ये खारे पानी की सबसे बड़ी भी झील है। ठीक, मीठे पानी ये क्या बोलते हैं, ये मतलब कि जो कैस्पियन सागर है ये खारे पानी का झील है। ठीक, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपिरियर झील है और ये कहां पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अब देखिए, आपको विक्टोरिया झील, टंगानिका झील, न्यासा, तुर्काना, अल्बर्ट, मलावी, ये जितने भी झील है ये सब कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। ठीक, तो कभी आ जाए कि कौन ये निम्न में से कौन सा देश, कौन सा झील अफ्रीका महादेश में है, तो आप बता सकते हैं विक्टोरिया। और ऑलरेडी मैंने विक्टोरिया झील से निकलने वाली एक नदी, आपको नील नदी के बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया हुआ है, तो आप पीछे लेक्चर में जाकर रिवीजन कर लीजिए। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील, पहली झील तो आपको बैकाल है, लेकिन दूसरी विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? टंगानिका है। कौन सा? टंगानिका। और ये कहाँ कहाँ है? तो ये टंगानिका में है। और ये टंगानिका कहाँ है? तो अफ्रीका में है। और यह दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है। तो अब देखिए, सबसे गहरी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको बैकाल झील। लेकिन विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी का झील कौन सी है? तो हो जाएगा टंगानिका। और दूसरी सबसे गहरी झील पूछेगा तो भी टंगानिका। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, जो पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। जब आप नॉर्थ अमेरिका में जाइएगा, नॉर्थ नहीं साउथ अमेरिका में, तो यहां पर बोलिविया और पेरू है, दो देश है। इसी दोनों के सीमा पर आपको एक झील है जिसको बोलते हैं टिटिकाका झील। और ये टिटिकाका झील में ही मतलब क्या है? नाव चलती है, यह नौगम्य झील है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका झील। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील, ये तुर्की का वान झील है। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही पूछा था 2017 बीपीएससी में। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सा है? वान झील है। कहां पे है? तुर्की में। और ये कितना है? लगभग 330% लवणीय झील है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है प्रशंसनीय का विलोम शब्द बताइए। अब देखिए, प्रशंसनीय है, किसी की प्रशंसा करते हैं तो उसका क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो प्रशंसा का उल्टा क्या होगा? निंदा। तो ये हो जाएगा निंदनीय। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, प्रशंसा का उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर कह रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताना है, जो क्या है? सिल्वर में सबसे बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा आपको? डी हो जाएगा मेक्सिको। मेक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मेक्सिको और चीन के बाद पेरू
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है। यानी पहला तो सबसे ज्यादा कौन करता है, मेक्सिको, दूसरे पे चाइना और तीसरा पे कौन सा देश है, पेरू है। आपको पेरू की राजधानी बताना है। क्या, पेरू का राजधानी कहाँ है? पेरू कहाँ, किस देश में है, ये तो मैंने बता, कौन से महादेश में है, तो ये दक्षिण अमेरिका में है, लेकिन आप इसका कैपिटल बताइए कि कहां पर है। ओके, अब देखिए, सोना, कोयला, लोहा और टीन, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। तो अब देखिए, सोना का भी सबसे ज्यादा उत्पादन, कोयला का, लोहा का और टीन का, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक इन सब तीनों चारों का कौन सा देश है, तो वो चाइना है। चिली जो है, चिली विश्व का सबसे बड़ा तांबा और आयोडीन उत्पादक है। देखिए, एक देश है ए बी सी, कौन सा है, अर्जेंटीना, ये होता है बोलीविया और ये होता है चिली, सी से चिली। ठीक है, ये जो है ना तीन एबीसी, ये इसको बोलते हैं कौन सा, एक क्या बोलते हैं, मतलब ये तांबा उत्पादन के लिए भी और लिथियम उत्पादन के, तो लिथियम ट्रायंगल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, एबीसी को। ठीक, तो आपको ध्यान होगा कि विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, तो चिली है। और एबीसी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मैंने बताया ये लिथियम ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश कौन सा है, पेरू है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश पेरू, जबकि पहला कौन सा है, चिली है। अगस्त 2024 के आंकड़े के अनुसार भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक देश है। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है। ठीक है, और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडिया है चूना उत्पादन में कौन सा स्थान है, थर्ड है, जबकि आपको लौह अयस्क में कौन सा है, तो ये फोर्थ नंबर पर है। जबकि सोना, कोयला, लोहा और टीन में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चाइना है। ठीक है, और जबकि चांदी में सबसे बड़ा उत्पादक देश मेक्सिको। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डिटेल्स बता दिया, आप इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील ज्वालामुखी का मतलब हो गया जिसमें अभी भी वोल्केनिक इरप्शन हो रहा हो। ठीक है, तो देखिए कौन सा है। अब देखिए, भारत में एकमात्र है, कौन सा, भारत में एकमात्र जो अंडमान निकोबार में है, वो जो ज्वालामुखी, वो क्या है, मतलब अभी भी उसमें वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। उसका नाम बताना है कि भारत में कौन सा सक्रिय या क्रियाशील ज्वालामुखी है, उसका नाम आप लोग बताइए। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्रियाशील है। तो इसमें हम लोग को कौन सा मिलेगा, देखिए एकांकागुआ दिया है, तो एकांकागुआ क्या है, ये क्रियाशील ज्वालामुखी नहीं है। लेकिन एटना, एटना क्या है ये आपको जब जाइएगा कहां पे, हाँ भूमध्य सागर में, तो वहां आपको देखने को मिलेगा। फिर किलिमंजारो नहीं है, और मोना लोआ है। ये मोना लोआ क्या है, हवाई में है। ठीक है, ये जब आप जाइएगा प्रशांत महासागर में, तो प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा मोना लोआ, जहां पे क्या हो रहा है, वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो अब देखिए कौन कौन सा है, तो एटना और मोना लोआ क्रियाशील ज्वालामुखी है। क्रियाशील या सक्रिय ज्वालामुखी उन ज्वालामुखी पर्वतों को कहा जाता है जिनमें प्रायः अक्सर उद्गार होता रहता है, यानी जिसमें से वोल्केनिक यानी कि मैग्मा बाहर निकल रहा है। ये हो गया आपको मैग्मा चेंबर। ठीक है, और इसमें से आपको वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, क्रियाशील। दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के किनारे स्थित है, और इसी को अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये मान लीजिए हमारा प्रशांत महासागर है, तो इसके चारों तरफ ये जिसको क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। ठीक है, और ये हमेशा सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ पर मतलब बहुत सारा सक्रिय ज्वालामुखी देखने को मिलता है। देखिए, इटली का एटना जो सिसिल आइलैंड पर है, और स्ट्राम्बोली ये कहा है आपको, भूमध्य सागर में। ये दोनों सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई, आप इसको याद रखिएगा। स्ट्राम्बोली को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ।
दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर माउंट एकांकागुआ एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, यानी जिस पर हजारों सालों से मतलब वोल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, अब मैग्मा वगैरह वहां से नहीं आता है बाहर, तो इसीलिए उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोला जाता है। क्लियर? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसी के बारे में और दिया हुआ है कि एक कोह सुल्तान है। ठीक है, कोह सुल्तान कहाँ है? ईरान में। पोपा कहाँ है? म्यांमार में। किलिमंजारो अफ्रीका में है। ये शांत ज्वालामुखी के उदाहरण जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये कोह सुल्तान हो गया आपको ईरान में, पोपा हो गया म्यांमार में, किलिमंजारो अफ्रीका में, जो सुसुप्त हो गया है पूरी तरह से, यह शांत ज्वालामुखी हो गया जिसमें अब कभी भी उद्गार होने की संभावना नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये इसकी ऊंचाई लगभग 5800 मीटर है और ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा पर स्थित है। ठीक है, एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? 6962 एकांकागुआ है, जो एंडीज पर्वतमाला से संबंधित है। आई बात समझ में? तो एशिया से बाहर, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया है, नेपाल आता है, और नेपाल में ही क्या है? एवरेस्ट 8848 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, वो एशिया में है। लेकिन एशिया से बाहर पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर आपको कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, जो समुद्र तल से लगभग 6893 मीटर आपको एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पे? तो चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है, तो इसको याद रखेगा। कोटोपेक्सी इक्वेडोर में स्थित एक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। कोटोपेक्सी कहां है? कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वेडोर में है। हवाई का किलाउ ज्वालामुखी पृथ्वी का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। है बात समझ में? हवाई का एक किलायू ज्वालामुखी है, जो पृथ्वी का सबसे सक्रिय यानी सबसे ज्यादा वहां पर वोल्केनिक इरप्शन होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक है मोना लोआ, हवाई पर ही विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ भी है, मैंने ऑलरेडी बताया इसको। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहां कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 55 नंबर। ठीक है, चलिए अब यहां पर है 55 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब होता है। ठीक है, जो भी आप साबुन देखते हैं तो उसके बुलबुले का आंतरिक दाब में क्या होता है? ज्यादा होता है, कम होता है, उसके बारे में। तो ये देखिए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ये क्या है? सही है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब देखिए साबुन के बुलबुले का आंतरिक दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। बिल्कुल, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बुलबुले के पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। क्लियर? कि अंदर का दाब जो होगा ना अधिक होगा, तो अधिक क्यों होगा? तो बुलबुले के जो पृष्ठ तनाव होता है उसकी वजह से होता है। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब गोल बनता है, बुलबुला कैसा होता है? गोल होता है। तो कोई चीज अगर गोल होता है ना तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण बुलबुले की सतह का क्षेत्रफल कम होता है और इसका आकार गोल होता है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया कि इसके कारण बुलबुले के सतह का क्षेत्रफल तो कम होगा, लेकिन उसका आकार क्या होगा? बिल्कुल गोल होगा। साबुन के बुलबुले के अंदर की सतह अवतल और बाहर कैसा होता है? उत्तल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अंदर कैसा रहेगा? अवतल टाइप का, कॉनकेव, और बाहर कॉन्वेक्स होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का मतलब ये ऐसा हो गया, ये क्षेत्र हो गया, तो ये उठा हुआ रहेगा कॉन्वेक्स वाला। साबुन के बुलबुले रंगीन, साबुन के बुलबुलों का जो रंगीन दिखाई देता है वो प्रकाश के व्यतिकरण मतलब व्यतिकरण की परिघटना को प्रदर्शित करता है। ठीक, उसमें बहुत सारा आप देखे होंगे रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो इसका सिद्धांत कौन दिया था? व्यतिकरण का सिद्धांत, प्रकाश के तरंग व्यतिकरण का, तो टी यंग महोदय ने दिया था। टी यंग महोदय ने व्यतिकरण सिद्धांत दिया था। साबुन के बुलबुले बहुत नाजुक होता है और किसी भी समय फट सकता है। इसका दबांतर पृष्ठ तनाव और बुलबुले की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका जो दबांतर होता है यानी दाब में अंतर जो होता है
वो किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव और बुलबुले की त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 56 नंबर, एक मकान में दो बल्बों से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है और चमकदार, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? ये आपको क्वेश्चन है कि दो बल्ब में एक क्या कर रहा है, ज्यादा रोशनी दे रहा है, और तो जो रोशनी ज्यादा रोशनी है तो किस बल्ब में ज्यादा अवरोधक है? तो ये देखते हैं, कह रहा है अधिक रोशनी वाले बल्ब में, मंद रोशनी वाले। अब एक बताइए कि जिसमें ज्यादा रोशनी आ रही है, कोई अगर मान लीजिए यहाँ है तो ज्यादा अगर रोशनी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वहां उसके बीच में रास्ता में अवरोधक क्या है? कम है, बिल्कुल। और जिसमें कम रोशनी मंद मंद आ रही है, इसका मतलब वहां पे अवरोधक क्या है? ज्यादा है। आई बात समझ में? ज्यादा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंद रोशनी वाले में उच्च अवरोधक है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ये देखते हैं, दोनों बल्बों पर विभवांतर समान होगा क्योंकि समांतर रूप से जुड़े हुए हैं। घरों में विद्युत उपकरण को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि घरों में जो विद्युत उपकरण होता है वो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जो बल्ब अधिक चमकता है वो उस बल्ब का अवरोधक कम होगा, जिस बल्ब में कम चमकता है उसका अवरोधक क्या होगा? ज्यादा होगा। अब देखिए जनगणना 57 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का स्त्री पुरुष का अनुपात, 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष का अनुपात आपको बताना है कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है कि 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं होती है। ठीक है, तो ये होगा 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना हो जाएगा? 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं होती है। लिंग अनुपात का तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या से है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है, अर्थात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। जबकि सबसे जहां पे कितना है? 779 है, सॉरी 879। ठीक, तो सबसे कम लिंगानुपात कौन सा है? आपको हरियाणा है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन सा है? तो केरल है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल है 1084, सबसे कम आपको कौन सा है? हरियाणा 879। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दमन एंड दीव है। कितना है? 618 मात्र। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश तो आपको पता है पुदुचेरी। पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? कितने राज्यों में है ये आपको बताना है, और कौन कौन सा है। जैसे एक माहे है, माहे, दूसरा है कराईकल, तीसरा है यमन। ठीक है, तो ये सब आपको बताना है कौन कौन राज्यों में इसका विस्तार है। भारत में 1961 से 71 के बीच जनगणना में 11 अंकों की सबसे तेज गिरावट आई हुई थी। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2011 के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात जो है आपको 919 प्रति 1000 पुरुष पर है, बाल लिंगानुपात। ठीक है, 919 है, यानी 919 महिला पर कितना? 1000 पुरुष है। यानी बिहार में बाल लिंगानुपात कितना है? 919। अब बिहार का सॉरी भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 919। 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। कितना? 221 महिला 1000 पुरुषों पर है। जबकि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर। तो आप बताइएगा कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिला का नाम बताइए। ठीक है, और अधिकतम लिंगानुपात वाला भी 3 जिला का नाम बताइए, क्योंकि कभी कभी इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है कि 3 जिला का घटते और बढ़ते क्रम में आप बताइए। चलिए, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन से? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसको देखना है हमको। ये क्वेश्चन 58 नंबर है। तो क्या है? जीवी मलवांकर। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। जीवी मलवांकर मलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे।
15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक गणेश वासुदेव मलवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अभी आपको बताना है कि कौन है। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार बनी थी। यानी भारत के पहले महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। भारतीय संविधान में इस अध्यक्ष के बारे में कितने आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारत के संविधान के 93 यानी अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव आम चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्यों में से ही बहुमत द्वारा किया जाता है। अब मुझे बताना है कि लोकसभा में जो होता है उपाध्यक्ष का जो पद होता है, उपाध्यक्ष का जो पद होता है, तो इसके चुनाव की तारीख कौन डिसाइड करता है? ठीक है, इसका हमको आपको जवाब देना है। लोकसभा अध्यक्ष भारत की संसद के निचले सदन लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष। वर्तमान में ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए हैं। 18वें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा निर्वाचन क्षेत्र से है। कोटा कहाँ है? राजस्थान में। लोकसभा तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह थे। ये भी ध्यान रखिएगा, तीसरी लोकसभा पहला 1952 से 56 तक था, तो दूसरा और तीसरा में कौन था? हुकुम सिंह। 1977 में बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो 1977 में बीडी जत्ती भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भूमिका इन्होंने निभाया था। ठीक है, अब आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है। कैसा भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि कैसा है। उस तरह नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। हम तीन तरह का, एक होता है आपको अल्प विकसित। क्या? अल्प विकसित। हाँ, तो आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग अपने आप रुक गई थी। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है। 59 नंबर क्वेश्चन हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जाती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत सफलता पाई है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। पिछड़ी और गतिहीन अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिनमें आर्थिक विकास और विकास की गति धीमी हो जाती है और वहां के निवासियों का जीवन स्तर निम्न होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसको क्या बोलते हैं? पिछड़ी या गतिहीन या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधन का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है और प्रगति के अनेक क्षेत्रों में पिछड़ापन दिखाई देता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होती है, संसाधनों पर अधिक दबाव होता है। विकसित देश ऐसे होते हैं जहां लोगों का प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होता है। होने के कारण देश में सकल घरेलू उत्पाद ऊंचा होता है, यानी कि पी पर कैपिटा इनकम क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। इसलिए उस देश का जीडीपी भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा होता है। साथ ही विकसित देशों में तकनीक विकास और लोगों का जीवन स्तर भी क्या होता है? उच्च होता है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा हो गया, रूस, फ्रांस, इटली, ये सब क्या है? विकसित देश के उदाहरण है। एशिया का प्रथम विकसित देश कौन सा है? जापान है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या निम्नतम प्रतिशत मिलता है? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है? तो कौन सा हो जाएगा? आपको पंजाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजाब में। देखिए, पंजाब में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत मिलता है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत वाला 5 राज्य कौन कौन सा है? केरल हो गया, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, तमिलनाडु हो गया और पंजाब हो गया। यानी 5 राज्य है जो सबसे कम होता है, जहां बीपीएल का प्रतिशत कितना? 0.71 है
फिर ऐसे ही आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, तो 21.9%। आज भी 21.9% लोग क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। उसके बाद ये डेटा दिया हुआ है, आप इस ये नीति आयोग का डेटा है जो 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने जारी किया। वर्ष 2005-6 से भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में बहुआयामी गरीबी वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर 23-24 में 22-23 में कितना हो गया, 11.28% हो गया है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है, ये भी उस रिपोर्ट को है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था लंच, तो ये आपको 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्मदिन था, तो 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 को भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। इसका उद्देश्य आर्थिक नियोजन, सामाजिक पुनरुद्धार की राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता में सक्रिय रुचि पैदा करना था। 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, पश्चात ग्रामीण भारत के गरीब लोगों की समस्याओं का अध्ययन करने व पंचायती राज पर विचार करने के लिए 1957 में बलवंत मेहता राय समिति का गठन किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1957 में आपको पंचायती राज का बलवंत मेहता राय समिति का गठन किया गया था। कब, 1957 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको IRDP बोला जाता है 1978 में बनाया गया और 1980 से इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण लोगों को आप ऋण देना था, लोन, और ऋण सुविधाएं प्रदान करके उनको रोजगार का अवसर प्रदान करना था, ताकि कुछ पैसा दिया जाए ताकि कुकुट ये छोटा मोटा लघु कुटीर उद्योग कर सके। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977-78 में आपको शुरू किया गया था। ठीक है, काम के बदले अनाज कब शुरू किया गया था, 77-78 में। और इसके तहत सरकार ने गरीब लोगों को कच्ची सड़क बनाने, मलबा हटाने और उससे जुड़े काम मजदूरी के बदले अनाज देता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जिसको मनरेगा बोला जाता है 2005 के तहत एक रोजगार गारंटी योजना है और हर वित्तीय वर्ष में ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से कम एक वयस्क अकुशल सदस्यों को 100 दिनों का रोजगार क्या किया जाता है, दिया जाता है। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन होता है कहां से, तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपड़ा मिल से निर्मित होता है। कौन, भारत में मिल निर्मित कपड़े का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है। किस राज्य में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिल है, महाराष्ट्र में है। सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में गुजरात राज्य भारत का प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा उत्पादन आपको करता है ये गुजरात, लेकिन सबसे ज्यादा मिल की संख्या कहाँ है, महाराष्ट्र में। और देश का लगभग 33% सूती वस्त्र का निर्माण कौन करता है, अकेले गुजरात करता है। और इन सूती मिलों में सबसे ज्यादा बिहार और यूपी से मजदूर आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये बिहार में ही स्थापना कर दिया जाता है ऐसे मिल, तो जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसको, अहमदाबाद को। पूर्व का बोस्टन भी किसको बोला जाता है, अहमदाबाद को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बोला जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। भारतीय कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से कपास पर आधारित है। रोजगार देने के मामले में कृषि के बाद दूसरा स्थान किसका है, कपड़ा और वस्त्र उद्योग है। यानी सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के बाद किसमें मिलता है रोजगार, तो वो आपको कपड़ा और वस्त्र निर्माण में। कपास का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन करता है, गुजरात करता है। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, फिर गुजरात और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान आता है। मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई के अतिरिक्त अमरावती, अकोला, सोलापुर, थाने,
सतारा, नागपुर, वर्धा आदि सब क्या है, ये कपड़ा का केंद्र है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर कह रहा है भारत में, सॉरी इसको थोड़ा सा हम मिटा दें। भारत में क्या है, चलिए तो ये अभी पहले से लिखा हुआ है इसलिए ये ड्रॉ नहीं हो रहा है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में वित्त आयोग का गठन कितने मतलब किया जाता है, कितने वर्षों के लिए। तो भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों, सबका लगभग जो होता है ना गठन 5 वर्षों के लिए ही होता है। तो भारत में 5 वर्षों के लिए भारत में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कितना 280 के तहत। वित्त आयोग को अपनी सिफारिश देने में आमतौर पर 2 साल लग जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 2 साल पे अपना सिफारिश देता है। वित्त आयोग को मुख्य रूप से संघ और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण पर टिप्पणी अपनी सिफारिश के लिए गठित किया जाता है। पहला वित्त आयोग 6 अप्रैल 1952 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का गठन, ये तो देख ही लिए, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए, आपको 5 वर्षों के लिए होता है। उसी का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ था जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। कह रहा है कि एस मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे, के एस मनीलाल, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े थे, टेक्सोनॉमी। ठीक, तो प्रसिद्ध टेक्सोनोमिस्ट और पद्मश्री से सम्मानित के एस मनीलाल का निधन कब हुआ, 1 जनवरी 2025 को केरल के त्रिशूर में निधन हुआ था। केरल, कर्नाटक और गोवा के वनस्पतियों पर 17वीं सदी के लैटिन वनस्पति ग्रंथ हाट मालावारिकस का अनुवाद और व्याख्या करने के लिए इनका नाम मतलब आता है। मणिलाल ने कालीकट विश्वविद्यालय 1976 से 1999 में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में अपना कार्यकाल चलाया था और शिक्षाविद के लिए सुलभ बनाने के 35 साल मतलब शिक्षाविदों के लिए ये जाने जाते हैं। ठीक है, उनके योगदान में 198 शोध पत्र, ये कुछ खास नहीं है, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, 1980 के दशक में केरल के साइलेंट वैली वर्षा वन संरक्षण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आपको साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में, उसके संरक्षण के लिए कौन से व्यक्ति का योगदान ज्यादा है, तो के एस मणिलाल का योगदान जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। क्वेश्चन है बैंक दर क्या है, बैंक दर से अभिप्राय आप बताइए उस ब्याज दर से है जो मतलब किसको बैंक रेट बोला जाता है। और ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी 2017 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बैंक रेट क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो बैंक रेट क्या होता है, तो देखिए बैंक रेट में क्या होता है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक होते हैं ना, ये जब आरबीआई से लोन लेते हैं और उस लोन के बदले जब आरबीआई इनसे जो ब्याज के रूप में लेती है उसी को क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, तो बैंक रेट, चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैंक दर से अभिप्राय उस ब्याज दर से है जो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लेती है। बैंक दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तय की जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के गवर्नर जनरल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति ने 7 फरवरी 2025 को रेपो रेट कितना था, 6.25 करने का निर्णय लिया। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक उधार देता है, यानी आरबीआई ही जब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए 14 दिन या 14 दिन से कम के लिए जब रेट देती है उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो उसको हम लोग देखेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है,
46। और ये पहले तो बताए नहीं है शुद्धता, ये 56। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं। थोड़ा सा मिटाता हूं इसको। ये मीट नहीं रहा है, पता नहीं, ये थोड़ा सा। हाँ, चलिए अब आ गया क्वेश्चन। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 66। ठीक है, चलिए। हाँ, कह रहा है कि जल प्रदूषक नहीं है, निम्न में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपको? तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं है। जबकि कौन सा? जस्ता, जस्ता हो गया, निकेल हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सभी क्या है? जल प्रदूषक है। तो जस्ता, निकेल, सल्फर डाइऑक्साइड को जल प्रदूषण, जल को प्रदूषित करते हैं। तांबा क्या करता है? जल को प्रदूषक नहीं करता या नहीं माना जाता है। तांबा के बर्तन में जल रखने पर उसकी शुद्धता बढ़ती है। तो ये ध्यान, इसीलिए कहा जाता है ना कि हाँ, तांबा के बर्तन में पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसकी, उससे क्या होता है? उसकी शुद्धता बढ़ती है। जल प्रदूषक के रूप में मुख्य रूप से आपको आर्सेनिक, पारा, सीसा, कैडमियम के कारण अधिक होता है। तो ये ध्यान रखें। अभी पटना के जो जल मिला हुआ है, इसमें आर्सेनिक का और आपको जस्ता का, ये दो जो है ना, उसका ज्यादा मिला हुआ है पटना के पानी में। SO2 जो है, सल्फर डाइऑक्साइड, मिट्टी और पानी दोनों को अम्लीय करता है। तो ध्यान रखिएगा, SO2 अम्लीय वर्षा होती है, SO2 से अम्लीय वर्षा होती है और मिट्टी की गुणवत्ता क्या होती है? खराब होती है। निकेल के जल में अधिक घुलने की क्षमता, घुलने से क्षति पहुंचता है। ठीक है, तो निकेल भी क्या है? एक जल प्रदूषक है। ठीक, अब आइए, ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 पे अब देखते हैं, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य वन नेशन, ONOS, तो इसका है आपको शीर्ष राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं पर तक पहुंच प्रदान करना है। ठीक, तो ये आपको एक योजना है और इस योजना के बारे में आपको डिटेल्स से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पहल भारत में वैश्विक विद्वानों के ज्ञान पहुंचाने के लोकतांत्रिक बनाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को क्या करेगा? संरेखित करेगा। 2025 से 27 तक इसका पहला चरण, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट को आवंटित किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भारत भर के सभी छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशकों के विद्वानों के शोध पत्रिकाओं और लेखों तक मतलब समान पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, उसी तरह ये सब डिटेल्स में दिया हुआ है। उसके बाद ये कुछ खास नहीं है। चलिए, उच्च शिक्षा विभाग का अधिकतम उपयोगकर्ता अनुकूल के लिए जागरूकता अभियान चलाएगा। 29 जुलाई 2020 के कस्तूरी रंजन समिति की रिपोर्ट पर नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई। यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू किया गया, किस रिपोर्ट की सिफारिश पर? तो कस्तूरी रंगन रिपोर्ट की सिफारिश पर लागू किया गया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 68 देखते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब प्रदान करती है? तो सबसे ज्यादा कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी प्रभाव जो होता है धरती को वायुमंडल पर सूरज की गर्मी के उपस्थित रहने से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन? कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है ये सब गैस। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर
69। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा 5 जून को। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2024 का थीम क्या था? तो भूमि पुनर्स्थापना, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता। तो ये इसका थीम याद रखेगा, दरोगा में पूछता है। सऊदी अरब ने 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की मनाने का, यानी कि सऊदी अरब ने 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोरिया गणराज्य द्वारा विश्व पर्यावरण 2025 की मेजबानी, तो 24 में आपको सऊदी अरब, तो आप 25 में किसके द्वारा? तो कोरिया गणराज्य के द्वारा किया गया था। वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। 22 मार्च 2024 को मनाया गया विश्व जल दिवस का थीम क्या था? शांति के लिए जल। ठीक है, जल दिवस का थीम शांति के लिए जल। 22 मई 2024 को योजना का हिस्सा बने थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को ही मनाया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को, क्योंकि इसी दिन भारत के प्रथम गृह मंत्री किनका? आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय 31 अक्टूबर इतना जयंती पर 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। 1972 में 5 जून से 16 जून तक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब? 1972 में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपको इस कॉन्फ्रेंस में भारत के मतलब कि प्रथम, भारत नहीं, कॉन्फ्रेंस के प्रथम कदम के रूप में 5 जून 1972 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी। कब? 1972 में। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नीरी यानी कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है कहां पे? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है दरोगा में, और वो क्या हो जाएगा? नागपुर में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान आपको कहाँ है? नागपुर में। नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी। पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान एवं व्यवहारिक सुझाव देता है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में अवस्थित है, ये याद रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है। ठीक, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में, और राष्ट्रीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में, और भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभिलेखन केंद्र नई दिल्ली में अवस्थित है। देखिए यहां से कितना सारा संस्थान का नाम मिल गया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक, यहां से एक और इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है? तो तांबा का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान। सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। भारत में तांबा उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, तो तांबा उत्पादन में सबसे पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान और तीसरा झारखंड का, लेकिन भंडारण में राजस्थान का। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले के मलंज खंड और राजस्थान का खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो मलंज खंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, और खेतरी तो आपको पता ही है तांबा के लिए। विश्व में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? चिली। चिली का आप लोग राजधानी बताइएगा। ठीक है, और किस महासागर के तट पे बसा हुआ है ये भी आप बताइए। क्यूपराइट, मैकेलाइट तांबे का प्रमुख अयस्क है। ये 2 अयस्क आपको ध्यान में रखिएगा। ताम्र अयस्क भारत के 3 महत्वपूर्ण कौन कौन है? झुंझुनू राजस्थान में, बालाघाट मध्य प्रदेश और सिंहभूम झारखंड में। ठीक है, खेतरी की तांबे का खान है झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे आते हैं। अब आइए हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन आना शुरू हो गया है।
ठीक। तो अब पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो बर्मा को आपको 1935 का जो अधिनियम था इसके तहत अलग किया गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, ठीक है, भारत को बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। साइमन के रिपोर्ट में प्रांतों के उत्तरदायी शासन लागू करने की और भारत से पृथक करने जैसी महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। साइमन रिपोर्ट आगे चलकर 1935 में भारतीय शासन अधिनियम का आधार बना था। ठीक है, अब साइमन कब आया था भारत में वो आप लोग बताइएगा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार 1937 में भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया था, यानी कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। सॉरी, 1937 में बर्मा ग्रेट ब्रिटेन का एक अलग से प्रशासित उपनिवेश बन गया। 4 जनवरी 1948 को बर्मा एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया था। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा, 4 जनवरी 1948 को। ठीक, उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए। क्या है आपको सैन्य नियंत्रण। चलिए, सैन्य नियंत्रित सरकार के द्वारा 1989 में बर्मा का नाम म्यांमार में बदल दिया गया और रंगून का नाम यंगून कर दिया गया। ठीक है, तो बर्मा के म्यांमार की राजधानी थी रंगून, अब उसको क्या कर दिया गया, यंगून कर दिया गया। इसी रंगून जो में आपको 1862 में जाफर को, मतलब बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, अब म्यांमार की राजधानी नाय पियाडा हो गया है। पहले रंगून था, यंगून था, उसको ध्यान रखिए। और इसकी मुद्रा क्या है, क्यात है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल जो है चिनलोन है, जिसको कैन बॉल बोला जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा और अदन को भारत शासन से पृथक कर दिया गया, अदन को भी और बर्मा को भी। इस अधिनियम के द्वारा सिंध और उड़ीसा 2 नवीन प्रांत बनाए गए और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा केंद्र और सरकार के बीच द्वैध शासन की, मतलब केंद्र या संघ सरकार, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है, कब, तो 1935 का अधिनियम। लेकिन प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना तो 1919 का अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1919 के अधिनियम के संघीय न्यायालय में भारत की स्थापना के, यानी 1935 के अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब, 1 अक्टूबर 1937 को किया गया था भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना। क्लियर। अब आइए, कह रहा है क्वेश्चन कि भारत के 73 नंबर है, भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, सॉरी, भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये आपको ध्यान होगा 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को। और इसी समय पहली बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और नई दिल्ली के संविधान सभा गृह में आयोजित किया गया था। यानी कि पहली बैठक में संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, उसने इसका विरोध किया था। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष आपको एक और व्यक्ति थे, बीटी कृष्ण मचारी थे। सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 13 दिसंबर 1946 को प्रारंभ किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। तो यानी कि आएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946, और यहीं से आपको भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है कि जवाहरलाल नेहरू जेल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया? सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? इसको लागू कर दिया गया। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। कौन सा? संविधान दिवस। और ये आप देखिएगा 62वीं बीपीएससी में क्वेश्चन ये डायरेक्ट पूछा हुआ था, संविधान दिवस
कब मनाया जाता है, ठीक है। और दरोगा में भी पूछा हुआ है। आपको 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का गठन किया गया और 7 सदस्यीय भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। 7 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर के, कह रहा है मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है? तो बालकों के शोषण से संबंधित आपको अनुच्छेद कौन सा है? 24। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 24 प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? तो 24 बालकों के नियोजन के प्रतिषेध से संबंधित है, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाना, खानों और अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास की सहायता के लिए प्रत्येक बाल श्रमिकों के पुनर्वास और कल्याण कोष की स्थापना किया गया। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध किया गया है, ठीक है। और उसी तरह ये उसी के बारे में प्रॉपर दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में। जबकि पता है कि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक, और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया? 1976। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भारत के नागरिकों में मूल कर्तव्य का समावेश किया गया। तो ये तो आपको नॉर्मल ही है कि भारत के नागरिकों मूल कर्तव्य कब किया गया? 4A में किया गया। कब? तो आपको 1976 में, ठीक है। किसके? तो सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर किया गया था। बाकी एक्सप्लेनेशन आप हम लोग देख लेते हैं। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के 4A में किया गया और भारत के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया और अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों को क्या किया गया? शामिल किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ है? रूस से लिया गया, जो तत्काल उस समय आपको यूएसएसआर बोला जाता था। भारतीय संविधान के भाग 1 में 1 से 4 में संघ और राज्य क्षेत्र की जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से यानी अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, ठीक है। कब? तो 5 से लेकर 12 से लेकर के और 35 के बीच में, ठीक। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में, और भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी क्या है? तो 36 से 51 के बीच में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मूल कर्तव्य आपको 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। और क्या था वो? तो माता पिता या संरक्षण मौलिक कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा क्या करे? शिक्षा की व्यवस्था करें। क्लियर? तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर कह रहा है कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो कौन सा संचित निधि भारित नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं होता। भारतीय संविधान के भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता संचित निधि पर भारित नहीं होता है। अनुच्छेद 276 में भारत के संचित निधि का उल्लेख है। वह निधि जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। अनुच्छेद 114 के अनुसार संसद विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 114। तो ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापतित्व और उपसभापतित्व, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया। भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश को 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख, 2,80,000 वेतन मासिक मिलता है। भारत में संचित निधि पर व्यय के लिए लोकसभा की स्वीकृति यानी मतदान योग्य नहीं
आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद 106 में संसद के सदस्यों का वेतन भत्ता का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री के संसद सदस्य के वेतन मतलब प्रधानमंत्री को संसद मतलब एक सदस्य के रूप में वेतन प्राप्त होता है, न कि प्रधानमंत्री के रूप में। क्लियर? तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी का क्वेश्चन नंबर 77। भारत के जो है राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं कहां से? तो भारत के राष्ट्रपति आपको राज्यसभा से भी चुना जा सकता है, लोकसभा से भी चुना जा सकता है, और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भी। यानी कौन कौन चुनता है, चुने जाते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन कौन हो गया? भारत के राष्ट्रपति तो राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं करते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का एक चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होना जरूरी है। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भारत का राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा अनुच्छेद 55 के द्वारा होता है। ठीक है। आपको एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के कार्यकाल से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद और महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। ठीक है, संघीय कार्यपालिका में। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और 61 के तहत इस पर महाभियोग चलाया जाता है। ठीक है, महाभियोग जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, कहां से लिया गया है ये? तो अमेरिका से लिया गया। महाभियोग चलाने की प्रक्रिया अमेरिका से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 78। क्या है? कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम आते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक के दोनों सदनों किसमें पूरा स्थापित किया जा सकता है? तो ये गलत है। धन विधेयक को किसी भी सदन में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है। गलत। धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही। ठीक है, पुनः स्थापित किसमें किया जा सकता है? किसमें? लोकसभा में। ठीक है, अब आइए धन विधेयक के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहली बार या केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। मतलब पहली बार, उसके बाद राज्यसभा में भी जाएगा, उसके बाद उसकी शक्तियों के बारे में बताया गया। ठीक, लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह धन विधेयक प्राप्त होने की तिथि से 14 दिन के अंदर अपने सुझावों के साथ या उनके बिना सभा को लौटा दे। यदि लोकसभा राज्यसभा के सुझाव को स्वीकार कर लेता है तो सुझाव सहित, अन्यथा पूर्व में रूप मतलब जैसे दिया गया था वैसे ही क्या माना जाएगा? पारित माना जाएगा। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करता है और 14 दिन बीत जाने के बाद वह धन विधेयक राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। ठीक, सामान्यतः धन विधेयक संचित निधि किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन, विनियम का उल्लेख होता है, तो उस चीज को ध्यान
रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79 पे। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 79 कि राज्यसभा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसके सदस्यों को प्रादेशिक निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो ये देखिए, प्रादेशिक निर्वाचन के द्वारा नहीं चुना जाता है, और ये सही है कि इसका विघटन, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है। क्लियर, राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अधीन किया जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है, राज्य परिषद कहा जाता था, और यह एक अस्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 250 होनी चाहिए। वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्र मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 83 के में संसद के सदनों की अवधि का उल्लेख किया गया, जिसके अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव 1/3 सदस्य संसद द्वारा निर्मित होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है KM3 NET क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। एक जो है ना, ये KM3 नेट जो है एक टेलीस्कोप है। तो ये आपको समाचार में किस समुद्र के नीचे स्थित है ये बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपको, भूमध्य सागर के नीचे। भूमध्य सागर, वैज्ञानिक भूमध्य सागर के नीचे आपको उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का मतलब उपयोग कर रहा है। 2 दूरबीन लगाया गया है। ठीक है, और ये कहाँ है, भूमध्य सागर के नीचे है। ठीक, उसके बाद ज्यादा कुछ इसके में है नहीं, बस देखा नहीं। न्यूट्रिनो छोटे विद्युत रूप से तटस्थ कण है, जिसे 1959 में खोजा गया था, और फोटोन के बाद दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कण है। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक, ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर कितना, 81 नंबर। राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों का वर्णन करना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो राज्य विधान मंडल के निर्वाचन, तो विधान मंडल के निर्वाचन में वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। क्षेत्रीय निर्वाचन केवल एक निर्वाचन सूची होती है। धर्म जाति सूची में कोई स्थान नहीं होता है। राजनीतिक दलों द्वारा अपने स्वयं मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। तो इसमें हमें आपको लग रहा है कि सब सही होगा। ठीक है, तो 81 का क्या हो जाएगा, मेरा डी आंसर हो जाएगा। 81 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सभी। ठीक, तो सभी इसका क्या है, 81 का सी हो जाएगा, सब सही है। ठीक, अब आते हैं हम देखते हैं। कह रहा है कि राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सभी कूट सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 326 के अनुसार चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जाति, वर्ग, अन्य विशेषताओं की परवाह किए बिना चुनाव में एक वोट डालने के लिए राष्ट्र के प्रत्येक वयस्क नागरिक के अधिकार का वर्णन करता है। अनुच्छेद 325 के अनुसार संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन के लिए एक मतदाता सूची होती है। सभी व्यक्ति धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के अपात्र नहीं ठहराया जा सकता है। यह शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दलों के निर्वाचन में स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। क्लियर, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री
नहीं थे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। कौन है जिसके बारे में ये कहा गया है? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को बताना है कि कौन नहीं थे। ठीक, तो ये देखिए इसका शायद क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और आपको मोरारजी देसाई और पीवी नरसिम्हा राव। तो देखिए ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री, बहुत ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो आपको पहले वो क्या थे, मुख्यमंत्री थे, बाद में क्या हो गए, प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, तो इसमें बताना है कि कौन नहीं थे। ठीक तो इसके लिए हम लोग को देखना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक, तो इस चीज को ध्यान से बताना है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है ये गलत यहाँ पर हो गया है, तो उस चीज को थोड़ा सा हम अगले बता देते हैं। ठीक है, हाँ 82 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक, क्या है इसका एक्सप्लेनेशन, तो कह रहा है चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। ठीक है, चंद्रशेखर बिना कोई मंत्री बने सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के राजनेता थे, माने बिना मंत्री बने प्रधानमंत्री बनने वाले। 6 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए जो मतलब कि प्रधानमंत्री बनने से पहले क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे। कौन, पहले थे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, और अभी वर्तमान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं कौन, नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के प्रधानमंत्री थे। ठीक, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई का प्रधानमंत्री का कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा। ये भारत के प्रथम कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले भारत के एक मंत्री मोरारजी देसाई थे। ठीक, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले। आमतौर पर केंद्र सरकार राष्ट्रपति की ओर से ही के वित्त मंत्री के ऊपर बजट पेश करने की जिम्मेवारी होती है। कितने, राष्ट्रपति की ओर से। ठीक है, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाले प्रधानमंत्री, यानी कि खुद बजट भी उन्होंने पेश किया और प्रधानमंत्री भी थे। तो कौन थे, ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। ठीक है, ये बजट भी पेश किए प्रधानमंत्री रहते हुए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है 83 में ये आपको बताना है कि मतलब किससे। तो देखिए एक तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 155 का संबंध राज्यपाल की नियुक्ति से, क्लियर, राज्यपाल की नियुक्ति से है। फिर 164 का संबंध आपको मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। ठीक है, 54 आएगा ना तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से, आप 75 आएगा तो ये आपको हो जाएगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति से। तो आपको ये हो गया कि 54 आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन, 75 में प्रधानमंत्री का नियुक्ति, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, अब कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। क्लियर, अब आते हैं इसका और देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। ठीक, उसके बाद दे रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक, 164 ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के 2 एकांतिक शक्तियां हैं। प्रथम अनुच्छेद 312 के अधीन अखिल भारतीय सेवा का गठन और दूसरा 249 मतलब कि राजहित से संबंधित हो तो उस पर राजसूची के विषय पर वो बना सकता है। क्लियर, आइए 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो ये हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी नागालैंड के बाद आपको ये नागालैंड, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज संस्था। पंचायती राज संस्था भारत में ग्रामीण यानी कि रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक प्रणाली है। तो कितने राज्यों में नहीं है? तो 3 राज्यों में पंचायती राज, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये 3 राज्यों में
नहीं है। ठीक, 1957 में जब बलवंत राय मेहता समिति, तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर विचार करते बलवंत राय मेहता समिति में एक समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज प्रणाली का सूत्रधार, वास्तुकार और शिल्पकार भी कहा जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वही उसी के बारे में थोड़ा सा ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो मैं कहूंगा कि आप लोग एक्सप्लेनेशन इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और इस समिति का सुझाव था, त्रिस्तरीय सुझाव दिया था, ग्राम स्तर पर, प्रखंड और जिला स्तर पे। 2 अक्टूबर 1959 को वही जो जेल नेहरू के द्वारा नागौर में आपको पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था। बाकी डिटेल्स में दिया गया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आपको भारतीय संविधान 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मतलब इसको संवैधानिक मान्यता मिली थी। कब? और ये 24 अप्रैल 1993 से लागू है। ठीक है, भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को भी संविधान का दर्जा दे दिया गया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आपको पंचायतों में 29 विषय है, जबकि नगर पालिका में आपको 18 विषय है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसको? तो अनिवासी भारतीय की शुद्ध दावा को नहीं किया जाता है। आई बात समझ में? ये नहीं किया जाता है। अनिवासी भारतीय शुद्ध दावा भारत में भुगतान संतुलन चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। भारत में गैर निवासियों के शुद्ध दावों का तात्पर्य भारत के गैर, ठीक, गैर निवासियों द्वारा रखी गई परिसंपत्ति और देनदारियों के बीच के अंतर से है। भुगतान संतुलन किसी देश और दुनिया के बीच होने वाले सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भुगतान संतुलन संकट को मुद्रा संकट भी कहा जाता है। यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जब किसी देश अपनी आवश्यक आयातों का भुगतान करने और अपने ऋणों की किस्तों को भुगतान करने में सक्षम नहीं होता है। प्रभावित राष्ट्र की मुद्रा मूल्यों में तेजी से गिरावट आती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निर्यातों पर अधिक कर लगाने से विदेशी निर्यातों में गिरावट आती है। भारतीय भुगतान संतुलन सुधारने के उपाय क्या क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन, निर्यात को अधिक प्रोत्साहित करना। निर्यातों पर अधिक कर लगाने से भुगतान संतुलन की स्थिति खराब होती है, क्योंकि बाहर से आएगा ही नहीं माल। अब व्यापार घाटा असंतुलन हो जाएगा। एक देश के निवासियों का विश्व के अन्य देशों के निवासियों के साथ सामान्यतः एक वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन को क्या कहा जाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कह रहा है कि आपको बताना है, ठीक, क्या एक्टिव और पैसिव वॉइस है। तो कह रहा है पैसिव वॉइस, एक्टिव दिया हुआ है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। कह रहा है पीपुल्स हैव सीन वुल्फ्स इन द स्ट्रीट्स, तो इसका क्या हो जाएगा? वुल्फ्स। अब देखिए वुल्फ्स इन द स्ट्रीट, तो ये कह रहा है ये यहां से लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वुल्फ्स हैव बीन, क्या हो जाएगा? वुल्फ्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय द पीपुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा कौन सा? तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम चेंज करते हैं तो उसका यही फॉर्मेट होता है, हैज या हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल्स। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 87 है, ये भी आपको ये नरेशन है। कह रहा है कि ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तब ये इस चीज को आपको बताना है, तो ये कहेगा ना ही आस्क्ड मी, तो ये बन जाता है ही सेड टू मी। ठीक,
हैव यू सीन हिम एनी वेयर। ठीक है, ये नरेशन है और नरेशन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा 87 का आंसर ये हो जाएगा कि नरेशन को कैसे चेंज किया जाता है। एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछता है, वही आसान रहता है। ठीक ना, तो उस चीज को ध्यान रखिएगा। कह रहा है जो लोग बातों को अधिक जो बात लोगों से सुनी गई हो, एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि जो बातों से ज्यादा मतलब जो बात लोगों से सुनी गई हो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसको जन श्रुति यानी कि जो जन से सुनी गई हो तो जन श्रुति होगी, क्योंकि ये लोगों से सुना गया है। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक शब्दों का अनेक, अनेक शब्दों का एक शब्द। तो उस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्श्व युग्म शब्द का सही अर्थ क्या होगा। पार्श्वपास। ठीक है, तो पार्श्वपास का मतलब होता है बगल बंधन। ध्यान रखिएगा, बगल बंधन इसका अर्थ होता है। ठीक, तो ये एक ही शब्द जैसा रहेगा लेकिन थोड़ा अंतर होता है इसमें। क्लियर। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 90 पर। 90 कह रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब देखिए ये पुलिस है। ठीक है, क्या है पुलिस। तो ये पुलिस है, तब देखिए ये इसी को जस्ट अपोजिट कर दिया गया, यानी ये पहले ई हो गया, उसके बाद सी हो गया, उसके बाद आई हो गया, फिर आपको एल हो गया, ओ हो गया और पी हो गया। तो कह रहा है राइटर, तो पहले क्या होगा आर, उसके बाद ई, उसके बाद टी, यानी कि जस्ट इसको उल्टा कर देना है। यानी क्या हो जाएगा मेरा आंसर आर हो गया, ई हो गया, टी हो गया, आई हो गया, आर हो गया और डब्ल्यू हो गया। कौन सा आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 91 नंबर। ठीक, कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही के लिए 4 अंक, ठीक है, और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं, और एक विद्यार्थी ने कुल 75 सही किया तो और कुल 150 अंक उसको मिला, तो कितना सही किया था। तो चलिए इस तरह का क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। मान लीजिए कि राइट और रॉन्ग दोनों मिलाकर कितना क्वेश्चन है 75। अब देखिए, अब अंक वाला देख लेते हैं। अंक में तो कितना, अगर 4 सही होता है, ठीक है, और 2 गलत हो गया, 2 रॉन्ग हो गया। क्लियर, तब कितना नंबर आता है 150 नंबर। तो जब 150 नंबर आएगा तो ये तो एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन हमारा पहला हो गया, ये क्या हो गया दूसरा हो गया। तो दूसरा इक्वेशन है तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2r माइनस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 150। 200 से 150 कट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2r माइनस डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा 75। 2 से कट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 75। ये क्या हो गया मेरा एक इक्वेशन हो गया। ठीक, मान लीजिए ये अब आया सेकंड। ठीक, तो पहला में r प्लस डब्ल्यू बराबर 75, 2r माइनस डब्ल्यू बराबर 75। ठीक है, अब ये जोड़ दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, डब्ल्यू और डब्ल्यू कट गया, ये हो गया कितना 3r बराबर कितना हो जाएगा 150। हुआ 150, तो 3 से काट दीजिए, कितना हो गया 50। यानी राइट कितना है, राइट क्वेश्चन उसका कितना हुआ 50 हुआ। सिंपल आंसर क्या हो जाएगा मेरा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, सॉरी, हाँ, कह रहा है राजीव और अभय एक निवेश करता है जो लाभ को 2/3 में विभाजित किया गया है। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया गया है। राजीव को 40,000, हाँ 40,000 निवेश किया है, तो अभय द्वारा निवेश की गई राशि
तो देखिए ये अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो एक सेकेंड रुक जाइए, हाँ रिकॉर्डिंग चालू है, ठीक। तो हम लोग आते हैं, हाँ देखिए यहाँ कह रहा है कि ये आपको कह रहा है कि लाभ को 2:3 में मिला, ठीक। तो अब आप देखिए कि जो लाभ 2:3 और ये निवेश भी इसी में है, ठीक। ये निवेश भी है और लाभ भी है। तो अब देखिए 2:3, तो निवेश कितना किया, तो ये हो गया आपको राजीव और ये हो गया अभय। तो राजीव का निवेश कितना है 40,000, ठीक है। यानी कि 2x बराबर कितना हो गया 40,000, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20,000। तो 20,000 ये निवेश किया x का वैल्यू, तो ये 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि यही अभय का है, यानी 3x, यानी 3 गुने कितना हो जाएगा 20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा 60,000 आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं 93 में आप देखिए कह रहा है कि आपको दोनों में अंतर, यानी कि 1,000 रुपए की राशि पर 10% ब्याज दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर मतलब दिखाना है दोनों में, दोनों के 4 वर्ष का अंतर। तो सिंपल आप पहले एसआई निकाल दीजिए। तो आप एसआई निकालिएगा, एसआई तो कितना हो जाएगा P गुने R गुने T बट्टा 100। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 1,000 गुने 10 गुने 4 बट्टा 100, कट गया कितना हो गया 400। क्लियर। अब दिखा लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दीजिए, ये होता है कितना P इंटू 1 प्लस R बाई 100 की पावर n-1। क्लियर। अब देखिए ये हो गया हमारा 1,000 गुने 1 प्लस 10 बटा 100 की पावर 4 माइनस 1, कट जाएगा ये 1 2 3 गुने ये तो कट गया। अब सॉरी ये 1,000 नहीं होगा 100 होगा, तो ये एक कट गया। अब ये कितना हो गया 10, तो 1 बट्टा 10, तो ये इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 बट्टा 10 की पावर 4 माइनस 1। ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा चलिए तो इसको देख लेते हैं। ये 1,000 गुने ये आप कर दीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 11 के पावर 4, तो 11 के पावर 4 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 4 आपको 641 बट्टा 10,000 माइनस 1 हो गया। अब 1 2 3 गुने, अब ये जाएगा 10,000, तो इसमें से 10,000 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 6 इतना बट्टा 3 0 से 3 0 कट गया, यानी कितना आ गया 464.10। तो 464.10 आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 400। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो 464 में से आपको 400 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 64.10 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या कह रहा है कि ब्रेन को हम क्या लिख रहे हैं, ब्रेन को हम स्टार इतना लिख रहे हैं, टायर को हम इतना लिख रहे हैं। तो कुट भाषा में ट्रेन को क्या लिखेंगे, तो सिंपल से आप देखिए कि ये हो गया TRAIN। ठीक है। अब टी को इसमें निकालिए कि टी कहां है, तो देखिए पहला में टी, तो टी है यहां पर, तो टी को किससे लिखा है डॉलर से, तो हम पहले क्या देंगे डॉलर। ठीक। दूसरा में है क्या है आपको यहाँ पर आर, तो आर में यहाँ पे सेकंड नंबर पर आर है, तो आर में क्या है परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा डॉलर के बाद परसेंटेज। तब देखिए तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद ए है, तो ए में देख लीजिए कि तीसरा पर ए में क्या है, तो तीसरा में ए पर क्या है भागा का साइन। देखिए तो यहाँ पर भी सेम मिल रहा है, यहाँ पर भी सेम मिल रहा है। ये अब एक लास्ट वाला ही चेक कर लीजिए, यहाँ एन है, आई बात समझ में। अब इसमें एन है,
एन के जगह पे लास्ट में क्या है एक्स, तो क्या आ जाएगा एक्स। तो देखिए तो किसमें एक्स है ये, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, किस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर, यानी आप घूमने जा रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कौन सा हो जाएगा भूटान, सॉरी भूटान नहीं, यहाँ आंसर दे रहा है रसिया। रूस ने एक पर्यटन कर लगाया हुआ है। रूस देश ने जनवरी 2025 में एक नया पर्यटन कर को दिया है। रूस ने पिछले रिसोर्ट शुल्क की जगह एक नया पर्यटन कर पेश किया, ठीक है, और ये जितना भी लागत होगा ठहरने का उसका 1% आपको देना होगा। क्लियर, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। 1% शुरू हुआ है और 2027 तक ये बढ़ा करके 3% करेगा, इसको भी ध्यान में रखना है। क्लियर, चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 94 तो देख ही लिए, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95, 95 है कि 96, हाँ 96। औषधि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण का संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपको ये कौन आएगा, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और औषधि नियंत्रण निदेशालय पश्चिम बंगाल ने कोलकाता में छापेमारी में 6.6 करोड़ की नकली दवा जब्त किया है। वाह, क्या है CDSCO चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, ठीक है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का अधीन काम करता है। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियमों पर लागू है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया का प्रमुख है। CDSCO का मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है होलोगापार गिब्बन अभ्यारण्य पारिस्थितिकी संवेदन क्षेत्र में तेल और गैस अन्वेषण ड्रिलिंग के कारण चर्चा में था, और यह कहां पे है, तो असम में है। तो ठीक है, तो असम राज्य में होलोंग गापार गिब्बन अभ्यारण्य आपको असम राज्य में है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा असम में होलोगापार गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य में तेल और ये अन्वेषण को मंजूरी दे दी गई थी, और यह असम के जोरहाट जिले में अवस्थित है। गिब्बन के नाम पर भारत का एकमात्र अभ्यारण्य यही है। आई बात समझ में। भारत का श्वेतभू गिब्बन, भारत में मतलब श्वेतभू गिब्बन भारत में पाया जाना एकमात्र मानवधारी कॉपी है। गिब्बन पेड़ों पर दौड़ने वाला एक कॉपी है, और एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान गिर कहाँ है, आपको गुजरात में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेंच, टाडोबा, चंदौली, संजय गांधी राष्ट्रीय, ये सब कहाँ है, महाराष्ट्र में। आई बात समझ में। अब देखिए होलोगापार गिब्बन अभ्यारण्य, जिससे पहले गिब्बन वन्यजीव अभ्यारण्य कहा जाता था, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर है कि नासा के निम्नलिखित में से किस मिशन ने पृथ्वी के तीसरे ऊर्जा क्षेत्र को पोलर विंड की खोज की है, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, एंड्यूरेस। कौन सा हो जाएगा, एंड्यूरेस है। ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। गोवर्धन पोर्टल जो 99 नंबर क्वेश्चन है, गोवर्धन पोर्टल, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है गोवर्धन पोर्टल, तो पता ही है कि वो गोबर गैस से बनाया जाएगा। गोबर गैस मतलब बायो ऊर्जा, बायोगैस से। तो भारत में बायोगैस और संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की प्रक्रिया स्थापना सुव्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक। कह रहा है गोवर्धन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, कि उससे गोबर गैस से मतलब बायोगैस वगैरह बनाना है। तो इस चीज को आप लोग एक बार अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस राज्य सरकार ने छात्रों को पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान 1 जनवरी 2025 को शुरू किया, तो ये महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए 1 जनवरी 2025 को 15
दिवसीय अभियान शुरू किया और उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस पहल की घोषणा की है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दिया जो खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए इसको अच्छे से, काफी दिन बाद मैंने क्लास लिया है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगले क्लास में आप लोगों को एनसीईआरटी वगैरह की भी लेक्चर मिलने लगेगा, ठीक है। आप लोग बाकी कमेंट करें क्लास कैसा लगा, और फिर आपको सेकंड टेस्ट का लेक्चर अगले दिन अपलोड होगा, ठीक।